हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो देव फिजिक्स ट्यूटोरियल की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आगे नेक्स्ट हम बातें करेंगे इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। अभी क्या है, हम जिस मिशन पे निकले हैं उस मिशन के तहत हमें बहुत छोटी डिस्टेंसेस मेजर करनी है। वो डिस्टेंसेस जो कि हमें दिख भी नहीं सकती हैं, उन डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू। इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू तो पहला टास्क है मेरा, एटम जो होता है, एटम ही बहुत छोटा होता है, वो हमें विजिबल नहीं होता नेकेड आई से। उस एटम की भी रेडियस पता करनी है, इसको कहते हैं बाल की खाल खींचना। तो अब हम रेडियस कैसे पता करेंगे? रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमारी हेल्प करेंगे एवोगैड्रो साहब। एवोगैड्रो साहब कहते हैं, उनकी एक बड़ी ही फेमस स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस थी। क्या थी? उन्होंने कहा किसी भी एटम का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है वो 2/3 होता है v गिवन वॉल्यूम के, गिवन वॉल्यूम के। ये क्या है समझ में आ जाएगा भी, एग्जांपल से समझेंगे। एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है 2/3 होता है गिवन वॉल्यूम के। मतलब एक एग्जांपल ऐसा लो, ये लो, कोई एक सब्सटेंस है, मेरे पास एक सब्सटेंस है। क्या है ये? कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। इसके मान लो ये ऑब्जेक्ट एग्जांपल के बिहाफ पे 4 एटम से मिलके बनी है, 4 एटम से मिलके बनी है ये ऑब्जेक्ट। अब सुन, रियल वॉल्यूम क्या होगा? एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम होगा इसके अंदर जो एटम्स हैं, इसके अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स का टोटल वॉल्यूम। तो मान ली ये हैं 4 एटम्स हैं, 4 एटम्स का टोटल वॉल्यूम मान ली 4 होना चाहिए। एक यूनिट मैंने मान ली कि एक एटम का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब या कुछ भी एक यूनिट मान ली, तो 4 का कितना हो गया? 4 हो गया टोटल। लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम तो इस बाउंड्री के अंदर देखो, एक्चुअल वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि बीच में कई जगह पे जगह खाली है। एक्चुअल वॉल्यूम ज्यादा है, बाउंड्री के अंदर देखो बहुत सारी जगह खाली है। तो एक्चुअल वॉल्यूम है, ये जो एक्चुअल वॉल्यूम है ये आएगा 2/3। गिवन वॉल्यूम कौन सा है? गिवन वॉल्यूम मतलब इस पूरे दिए गए सब्सटेंस का वॉल्यूम, इस पूरे दिए गए सब्सटेंस का वॉल्यूम। तो पूरे दिए गए सब्सटेंस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, पूरे दिए गए सब्सटेंस का वॉल्यूम मैंने मान लिया 6, तो ये आ गया 4 मतलब जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, तो यहां पे 4 जो था वो था एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम। बाकी क्या है? बाकी तो खाली जगह है, उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल वॉल्यूम में जो एटम्स का वॉल्यूम है उसी को कंसीडर कर रहे हैं। एक्चुअल वॉल्यूम में जो एटम्स का वॉल्यूम है उसी को कंसीडर कर रहे हैं। एक्चुअल वॉल्यूम मतलब एटम्स का वॉल्यूम। ओके, बढ़िया लगा। एक्चुअल वॉल्यूम में हमने एटम्स के वॉल्यूम को कंसीडर किया। ये होता है 2/3 ऑफ गिवन वॉल्यूम, ऑफ गिवन वॉल्यूम। ये है गिवन वॉल्यूम। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये बीच की खाली जगह को भी शामिल कर दिया जाता है। सब्सटेंस जो दिया जाएगा इसके अंदर खाली जगह है, भरी जगह है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा वॉल्यूम में तो देख के चलूंगा, तो उसी को बोलते हैं गिवन वॉल्यूम। लेकिन ये जो एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा, एटम्स के द्वारा इसके अंदर जो वॉल्यूम कंज्यूम किया गया होगा वो होगा 2/3 इसके पूरे दिए गए वॉल्यूम का। तो ये है एक स्टेटमेंट, आपको याद रखना है, स्टेटमेंट लिख देना। अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो साहब, the actual volume of any given substance is equal to 2/3 times of the given volume of that substance. Okay, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसी के बिहाफ पे मैं रेडियस, इस एटम की रेडियस कैसे कैलकुलेट करूंगा? ओके, मान लो रेडियस स्मॉल r है, let the small r, let the radius of substance, let the radius of atom is या molecule is small r। रेडियस हमने मान ली स्मॉल r है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्योंकि जो एटम होता है स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल एटम का वॉल्यूम कैसे निकालेगा? 4/3। सो द वॉल्यूम ऑफ एटम ये हो गया 4/3 पाई r³ ऑफ सिंगल एटम।
एक एटम का, एक सिंगल एटम का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन एटम्स कितने हैं? एटम्स तो बहुत सारे होंगे ना। अब वो कैसे निकालेंगे? जितने एटम्स होंगे उन सब एटम्स का वॉल्यूम मुझे निकालना है। अब इसके लिए एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट जो भी सब्सटेंस दिया है उसका मॉलिक्यूलर मास इज कैपिटल M। मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M है। मॉलिक्यूलर मास कितना है? कैपिटल M। तो उसके उस जिस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास स्मॉल m ग्राम है, स्मॉल m है, उसके 1 ग्राम में कितने में? 1 ग्राम में कितने में? 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे ये पता करते हैं। सो द नंबर ऑफ एटम्स, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो मुझे सब्सटेंस दिया गया है 1 ग्राम है, 1 ग्राम, उस 1 ग्राम सब्सटेंस में कितने एटम्स होंगे? सो द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम हो जाएगा जो भी एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? कैपिटल N अपॉन में मास, मॉलिक्यूलर मास कैपिटल N। ये तो रहा फॉर्मूला। 1 ग्राम मास के अंदर कितने एटम्स हैं ये पता करने का फॉर्मूला होता है ये। N क्या है? एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 into 10 की पावर 23। उस नंबर को कैपिटल M से, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दे, क्या आ जाता है? नंबर ऑफ एटम्स कितने में? 1 ग्राम में। नहीं समझा? अब मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो तेरे दिमाग में बस जाएगी, दिल में भी बसा लेना। देख, बहुत काम आएगी बंधु। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 2He4। हीलियम है, देखा है, जानते हो, जान पहचान है इसके साथ आपकी। तो सुनो, जितना भी उसका ये मॉलिक्यूलर मास होता है उसके साथ ग्राम लगा दे, 4 ग्राम, कितना? 4 ग्राम। तो इसके इतने ग्राम में, 4 ग्राम में 1 मोल हो जाता है। अगर मैं हीलियम के 4 ग्राम ले लूं, 4 ग्राम हीलियम अगर लेता हूं तो वो 1 मोल हीलियम कहलाती है। मतलब दिए गए एटम का, दिए गए मॉलिक्यूल का जितना भी मॉलिक्यूलर मास होता है उसके साथ तू ग्राम ऐड कर दे, 4 ग्राम जैसे मैंने यहां ऐड किया है, वो 1 मोल कहलाता है। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं बंधु? 6.023 into 10 की पावर 23, जिसे मैं एवोगैड्रो नंबर कहता हूं। क्या कहता हूं? एवोगैड्रो नंबर कहता हूं। तो 1 ग्राम, 4 ग्राम में कितने एटम्स? मतलब 4 ग्राम हीलियम बनाने के लिए 6.023 into 10 की पावर 23 एटम्स को पास आना पड़ेगा। हीलियम के 6.023 into 10 की पावर 23 एटम्स अगर पास आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो 4 ग्राम हीलियम बन जाएगी। कॉन्सेप्ट कैसे याद रखेगा? जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है, जो भी ऊपर की साइड में नंबर दिखता है, जैसे एक और एग्जांपल दिखाऊं, 11Na23। तो सोडियम के 23 ग्राम में, सोडियम के 23 ग्राम में, 23 ग्राम में, सोडियम के 23 ग्राम में 1 मोल, 1 मोल बन जाता है। सोडियम के 23 ग्राम्स में 1 मोल बन जाता है। क्लियर? ओके, तो मैं अभी इसी एग्जांपल को कंटिन्यू रखूंगा। 4 ग्राम में 1 मोल, सिंगल मोल, और सिंगल मोल मतलब 6.023 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स से मिलके बना है। तो 4 ग्राम इतने सारे एटम से, तो 1 ग्राम कितने से बनेगा? तो 1 ग्राम हो जाएगा N/4 ग्राम। और ये जो 4 ग्राम है ये कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। ये जो ऊपर दिखता है ये मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। तो इसको ध्यान रखना, हमेशा कैपिटल N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। तो आ गया ना N/M। किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम में N/M एटम्स होते हैं। 4 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? N/4, चौथा ही एटम्स रह जाएंगे N। और ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था जनरली, और ये 4 ग्राम है क्या? 4 ग्राम है मॉलिक्यूलर मास। तो N/मॉलिक्यूलर मास जनरल फॉर्मूला बन गया, याद रख लेना इसको। तो दिए गए सब्सटेंस के 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स होंगे N/M। क्लियर? एटम्स पता चल गए, जैसे इसमें 4 थे, इसके अंदर पता चल गया नंबर ऑफ एटम्स N/M होंगे। एक एटम का वॉल्यूम इतना,
तो सभी एटम्स का वॉल्यूम, सो द वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स, एक एटम का वॉल्यूम इतना होता है, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन दिए गए सब्सटेंस के अंदर मेरे पास, जैसे यहाँ 4 एटम्स थे, अभी मेरे पास दिए गए सब्सटेंस के अंदर 1 ग्राम सब्सटेंस लिया है और उसमें n/m एटम्स होंगे, n/m। क्लियर? एक एटम का वॉल्यूम इतना, तो इतने एटम्स का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम हो जाएगा, इसका ये एक्चुअल वॉल्यूम आ रहा है, ध्यान रखना, एटम्स की हेल्प से जो वॉल्यूम बन रहा है वो एक्चुअल वॉल्यूम आ रहा है। तो एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इनटू नंबर ऑफ एटम्स। बंधु नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बता, n/n। कितने में, 1 ग्राम में। तो नंबर ऑफ एटम्स है n/n, तो 1 ग्राम का वॉल्यूम आ गया, एक्चुअल वॉल्यूम। अब 1 ग्राम में दिया गया वॉल्यूम कितना होगा वो भी निकाल ले। सिंस द डेंसिटी, मान ले जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी रो है, तू मत रो, डेंसिटी रो है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, स्मॉल m ले, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं। कैपिटल M को मैं लिया करूंगा मॉलिक्यूलर मास, तू भी लेना। स्मॉल m को मैं लूंगा दिया गया मास, तू भी लेना। डेंसिटी इज इक्वल टू दिया गया मास अपॉन वॉल्यूम, तो दिया गया मास 1 ग्राम है, 1 ग्राम। ध्यान है ना, मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M है, जो एटम है उसका मॉलिक्यूलर मास है कैपिटल M, लेकिन दिया गया मास कितना है उसका, स्मॉल m। क्लियर? जैसे हीलियम का एग्जांपल लिया था, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 4, ठीक है, और उसका दिया गया मास कितना लिया था मैंने, 1 ग्राम हीलियम ली थी, 1 ग्राम हीलियम मैंने कंसीडर की थी और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना लिया था, कैपिटल M। तो कंफ्यूजन ना हो, कैपिटल M मतलब दिए गए एटम या दिए गए मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, और स्मॉल m कितना मास सब्सटेंस का भी दिया जा रहा है। तो अभी इस सब्सटेंस का 1 ग्राम मास दिया गया था, तो ये हो जाएगा 1/v। तो डेंसिटी की जगह पे 1/v आ गया, या कह दो कि वॉल्यूम v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/ρ, 1/डेंसिटी। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट दिया है एवोगैड्रो साहब ने उसको कंसीडर कर, कुछ भी कर, कंसीडर कर। क्या, एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ द गिवन वॉल्यूम। तो सभी एटम्स का मिला के एक्चुअल वॉल्यूम आया था ये, क्या आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब n/m। एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा वो 2/3 होगा इसके गिवन वॉल्यूम के, और गिवन वॉल्यूम कितना है, या तो कैपिटल V लिख लेना पहले और फिर लिख देना, एक स्टेटमेंट बढ़ा लेना नोट्स में, कैपिटल V लिख के फिर 1/ρ लिख देना। बस तुझे कैलकुलेट क्या करना था, रेडियस कर ले बंधु, सारी चीजें आसान हो गई है। तो यहां से r³ इज इक्वल टू आ जाता है 3 से 3 को उड़ा, 2 से 2 को भगा, r³ इज इक्वल टू आ जाता है 2 पाई बचा, 2 से 2 पाई बचा, डिवाइड में जाएगा, इधर n बच रहा है, डिवाइड में जाएगा, n दूसरी साइड में जाके कैपिटल M ऊपर चला जाएगा, डेंसिटी पहले से है, तू सॉल्व कर लेना, देख लेना मैं। r³ इज इक्वल टू m उधर चला गया, n नीचे आ गया, तो m/n, डेंसिटी नीचे था ही पहले से, 2 पाई बचा है, 2 पाई नीचे चला गया, तो r की वैल्यू कितनी आएगी बंधु, r की वैल्यू हो जाएगी, रेडियस क्यूब रूट ले, r³ का क्यूब रूट लेगा तो r, और इस स्टेटमेंट का इस साइड का क्यूब रूट लेगा तो बंधु पावर हो जाती है 1/3। जैसे स्क्वायर रूट का मतलब होता है अंडर रूट, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, अंडर रूट को पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर क्यूब रूट निकालना हो, किसी का क्यूब रूट निकालना हो तो ये कहलाता है x की पावर 1/3। क्यूब रूट निकालना हो, क्यूब रूट ऑफ x कहलाएगा x की पावर 1/3। ओके, तो ये रेडियस कैलकुलेट हमने कर ली, यही हमारा टास्क था।
स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारा टास्क है, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू मैं ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज पता करूंगा। साइज मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब जो भी इस मॉलिक्यूल का डायमीटर है वो मुझे पता करना है। ये डायमीटर, इसी को साइज कह रहा हूं। क्लियर? अच्छा, ओलिक एसिड का क्यों, कोई और क्यों नहीं? ओलिक एसिड का इसलिए क्योंकि ओलिक एसिड का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा आसानी रहेगी, ईज रहेगी। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड, ओलिक है, ओले ओले नहीं, वो ओले ओले सैफ अली खान वाला दूसरा है, ये ओलिक एसिड है। अभी देख क्या करना है, हमने क्या किया, हमने ओलिक एसिड और एल्कोहल, एल्कोहल तो पता है ना, एल्कोहल पता है ना, ओलिक एसिड 1 सेंटीमीटर क्यूब और एल्कोहल 19 सेंटीमीटर क्यूब मिला दिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया मैंने, प्योर ओलिक एसिड, और 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लिया, इन दोनों को मिला दिया। तो मिक्सचर के अंदर, इस मिक्सचर के अंदर, इस मिलाने में से मिक्सचर के अंदर ओलिक एसिड की मात्रा, कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। ओलिक एसिड 1/20 होगा, एल्कोहल अगर निकालना हो तो 19/20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमें ओलिक एसिड से मतलब है। तो मिक्सचर के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड, लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है, मैंने दोनों को मिला के एक मिक्सचर तैयार कर दिया, उस मिक्सचर का 1 सेंटीमीटर क्यूब ले ले। कितना ले ले? मिक्सचर का 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस बार मिक्सचर का 1 सेंटीमीटर क्यूब ले, और एल्कोहल वही 19 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस बार दिए गए मिक्सचर की कंसंट्रेशन निकालेगा। मिक्सचर में कौन कौन था? मिक्सचर में पहले वाला ओलिक एसिड और एल्कोहल मिला के था। मैंने क्या किया, पहले ओलिक एसिड और एल्कोहल को मिला दिया, मैंने सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन बन गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बना। उस सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ओलिक एसिड की कितनी थी? 1/20। ओके, अब ये जो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन मिक्सचर बनाए, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब मिक्सचर मैंने ले लिया, और उस मिक्सचर को 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल के साथ वापस मिलाया। तो इस मिक्सचर की कंसंट्रेशन क्या होगी? इस सॉल्यूशन में मिक्सचर की कंसंट्रेशन होगी, कितना बन रहा है टोटल 20, और इसका अमाउंट कितना है 1, तो 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। मिक्सचर की कंसंट्रेशन 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मिक्सचर के अंदर बंधु, तो मिक्सचर की कंसंट्रेशन आ गई 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन मिक्सचर के अंदर ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है? 1/20। तो ये जो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, तो दिए गए सॉल्यूशन में द कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन गिवन सॉल्यूशन, यहां पे मिक्स करने से जो मिक्सचर मिला था उसको मैंने मिक्सचर नाम दिया है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब मिक्सचर को यहां से जो उठाया है, और 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल को मिलाने से जो सॉल्यूशन बन रहा है, उस मिक्सचर बन रहा है, उसको सॉल्यूशन नाम दिया है। पहले मैं इसको मिक्सचर कह रहा था इन दोनों को मिलाने से, और इन दोनों को मिलाने से सॉल्यूशन कह रहा हूं। ओके, तो अब सॉल्यूशन के अंदर यहां इन दोनों को मिलाने से जो सॉल्यूशन बन रहा है, उसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन होगी, मिक्सचर की कंसंट्रेशन, मिक्सचर की कंसंट्रेशन कितनी है? 1/20 इनटू मिक्सचर के अंदर ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन 1/20, तो 1/400 सेंटीमीटर क्यूब, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बहुत कम अमाउंट है। कहने का मतलब ये है, अगर 400 ग्राम टोटल सॉल्यूशन बनेगा, 400 सेंटीमीटर क्यूब टोटल सॉल्यूशन बनेगा, तो उसमें केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड होगा। यहां पे इसका मतलब क्या था? यहां पे इसका मतलब ये था कि 20, यहां पे इसका मतलब ये था कि अगर 20 ग्राम मिक्सचर बनेगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब मिक्सचर बनेगा, तो उस मिक्सचर के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड था। लेकिन यहां क्या मतलब है? 400 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन अगर बनेगा, मिक्सचर नहीं, इस बार सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अगर बनेगा, तो उसके अंदर ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1। तो आपको क्या करना होता है? मिक्सचर की कंसंट्रेशन इनटू मिक्सचर की कंसंट्रेशन इनटू मिक्सचर के अंदर ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन, दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन पता चल जाती है।
ओके, अब मेरे को इतना पता चल गया कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है उसमें ओलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 1/400 है, तो फिर क्या करें? अब सुनो, मान ले मैंने इसकी स्मॉल n ड्रॉप्स बनाई, दिए गए सॉल्यूशन की स्मॉल n ड्रॉप्स बनाई ली, मैंने जो सॉल्यूशन है उसमें से स्मॉल n ड्रॉप्स को ले लिया। लेट द वॉल्यूम, और एक ड्रॉप जो है सॉल्यूशन की, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन इज कैपिटल V। लेकिन कितनी ड्रॉप्स ली है मैंने? स्मॉल n, तो टोटल कितना वॉल्यूम ले लिया है मैंने? एंड द ड्रॉप्स आर स्मॉल n, सो द टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ? टोटल सॉल्यूशन हो गया NV। मैंने NV सेंटीमीटर क्यूब में मैंने इतना वॉल्यूम ले लिया। मैंने जो भी सॉल्यूशन बनाया था उस सॉल्यूशन को साइड में रखा और उसके अंदर से n ड्रॉप्स निकाल ली। एक ड्रॉप का वॉल्यूम कैपिटल V मान लिया, तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम हो गया NV। बाकी सॉल्यूशन को साइड में रख दिया, इससे मतलब है मुझे। अच्छा सुन, इस सॉल्यूशन के अंदर ओलिक एसिड कितना होगा? ये सॉल्यूशन तो बंधु ओलिक एसिड और अल्कोहल को मिला के है, जिसमें अल्कोहल बहुत ज्यादा है, तो ओलिक एसिड कितना होगा? सो द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड कितना आ जाएगा? दिए गए वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको एक लाइन और लिखनी होगी, आप बता देना। सो द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इज इक्वल टू होगा गिवन वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड, और कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितनी थी? 1/400। तो NV में 1/400 का मल्टीप्लाई करके मुझे दिए गए सॉल्यूशन में, दी गई ड्रॉप्स में ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना होगा ये निकाल दिया मैंने। अब सुन, इस सॉल्यूशन को, ये जो सॉल्यूशन मैंने तैयार किया था, ये मैंने इसको पानी के ऊपर ड्रॉप करा दिया, पानी के ऊपर डाल दिया। पानी के ऊपर डालने से ही क्या हुआ? अचानक से अल्कोहल उड़ गया। पानी के ऊपर डाल देने से थोड़ी देर बाद तो मैंने वेट किया, अल्कोहल जो है वो उड़ गया। इसकी क्वालिटी होती है कि ये उड़ जाता है। अल्कोहल, प्योर अल्कोहल जो है वो उड़ गया, तो बचा क्या? अल्कोहल उड़ गया तो क्या बचेगा? ओलिक एसिड। क्या बचेगा? ओलिक एसिड। अब सुन, मान लीजिए थिकनेस जो है बीकर के अंदर मैंने जैसे ही सॉल्यूशन को डाला, तो ये जो सॉल्यूशन की थिकनेस आई थी, अब सॉल्यूशन में से अल्कोहल तो चला ही गया, तो ये किसकी थिकनेस बची है? ये ओलिक एसिड की थिकनेस बची है। ओलिक एसिड की जो लेयर बन रही है ये उसकी थिकनेस बची है, यहां से यहां तक। और मान ले ऊपर वाली जो लेयर है, ऐसे करके लेयर बन रही होगी, यहां सर्कुलर बन रही होगी, बल्कि ऐसे बनाता हूं। ये थिकनेस के बारे में तो मैंने बात कर ली, लेकिन इस एरिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। मान लो ऊपर से हम जो एरिया बन रहा है वो A है, उसको हम पता कर सकते हैं। एरिया, लेट द एरिया इज कैपिटल A, एरिया इज कैपिटल A, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सो द वॉल्यूम इस सॉल्यूशन, इस ज्योमेट्री के हिसाब से, सो द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, सो द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, दिए गए सॉल्यूशन में ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना हो गया? साहब ओलिक एसिड की थिकनेस T है, एरिया A है, तो वॉल्यूम कितना हो गया? AT, बेटी नहीं AT, वॉल्यूम AT हो गया। क्लियर है? अब सुन, ऑलरेडी तेरे को पता है कि ओलिक एसिड का वॉल्यूम तेरे पास कितना था? इतना, और ज्योमेट्री के हिसाब से कितना आ रहा है? इतना। ओलिक एसिड का वॉल्यूम ज्योमेट्री के हिसाब से इतना आ रहा है, और कंसंट्रेशन के हिसाब से कैलकुलेट किया था तो इतना आ रहा था। दोनों को इक्वेट कर दें तो ये हो जाएगा राइट हैंड, दोनों वॉल्यूम सेम ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी ओलिक एसिड का वॉल्यूम है, दिए गए सॉल्यूशन में ओलिक एसिड का वॉल्यूम है, और यहां पे से क्या हुआ? यहां पे से अल्कोहल तो चला ही गया, बचा क्या? ओलिक एसिड, तो ये भी ओलिक एसिड का ही वॉल्यूम है। तो ये हो जाएगा AT NV/400, तो यहां से T आ जाएगा NV/400 A।
एरिया तू पता कर सकता है, जिस बीकर के अंदर भी डाला है उसका एरिया तू कैलकुलेट कर सकता है। सर्कुलर अगर बीकर है, अगर बीकर ऐसा है, सर्कुलर एरिया बनेगा और उस सर्कुलर एरिया को डायमीटर या रेडियस की हेल्प से कैलकुलेट तू कर सकता है। जिस बकेट के अंदर भी, जिस टम्बलर के अंदर भी तूने डाला है उसके एरिया को तू आराम से कैलकुलेट कर सकता है। क्लियर है? और थिकनेस तो तुझे कैलकुलेट करनी है, ये तू कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, ये फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो इस सॉल्यूशन की थिकनेस आ रही है NV/400। कितनी ड्रॉप्स ली थी ये तुझे पता होगा, मान ले 10 ड्रॉप ली थी। क्लियर? एक ड्रॉप का वॉल्यूम कैपिटल V है, जो ड्रॉप तूने ली है उसकी एक ड्रॉप का वॉल्यूम तू निकाल सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, आराम से कर सकता है। एक ड्रॉप का वॉल्यूम इनटू स्मॉल है, और 400 से डिवाइड कर दिया था 400 से, तो ये क्या हो गया था, ये हो गया था दिए गए सॉल्यूशन के अंदर ओलिक एसिड का वॉल्यूम NV/400। ओके, ये क्या है, एरिया तो कैलकुलेट कर सकता है। तो इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके थिकनेस कैलकुलेट करना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब तुम सोच रहे होंगे सर ये तो थिकनेस कैलकुलेट किया आपने, लेकिन हमें तो साइज पता करना था। तो ठीक है ना, ओलिक एसिड का जो साइज है, इसके अंदर जो ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे, बहुत पतली लेयर बन रही है ओलिक एसिड की। मैं ये मान के चल रहा हूं सिंगल लेयर बन रही है ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स की। तो ये इसकी जो थिकनेस है ना, ये ओलिक एसिड की एक ड्रॉप के, एक ओलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल की डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो थिकनेस है ये क्या है, अल्टीमेटली एक मॉलिक्यूल का डायमीटर है यहां से यहां तक। तो मॉलिक्यूल का डायमीटर आ गया या मॉलिक्यूल का साइज आ गया, इसी को साइज बोलेंगे NV/400 × A। दैट्स ऑल। इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके तू ये वैल्यू को निकाल सकता है। ये वैल्यू जो आती है सॉल्यूशन, मतलब इन वैल्यूज को पुट करके जो प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल्स में जो वैल्यू ऑब्टेन होती हैं उन वैल्यूज को रखने से जो वैल्यू आती है लगभग 10⁻⁹ मीटर के आसपास आती है। तो ये लगभग साइज होता है दिए गए ओलिक एसिड की एक मॉलिक्यूल का साइज होता है। तो स्टूडेंट्स इसी सीरीज में आगे हम बात करेंगे मास की। मास क्या होता है? मास और वेट में अंतर है। मास और वेट में अंतर है। मैं अभी वेट की बात नहीं कर रहा, मैं मास की बात कर रहा हूं। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे कोई मोटा पर्सन है, उसे मोटा ना कहें, एक्चुअल में क्या है, उसके अंदर मैटर की क्वांटिटी ज्यादा है। कोई पतला है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर उसके अंदर कम है। तो ये क्वांटिटी ऑफ मैटर ही क्या कहलाता है? मास। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। ये मास होता है। दो तरीके के मास होते हैं। आप सोचोगे एक, आपने तो सिंपली मास पढ़ा है, अब मैं आपको दो डिफरेंट टाइप्स के मास बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ मास। पहला है इनर्शियल मास। इनर्शियल मास क्या है? देखिए इनर्शिया क्या है पहले ये समझ लो। इनर्शियल मास को जब आप लिख रहे होंगे तो पहले इनर्शिया को बता देना क्या होता है। इनर्शिया क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से अगर वो चल रही है तो चलते ही रहना चाहेगी, और अगर वो रुकी हुई है तो रुके ही रहना चाहिए। नहीं आया समझ में? तो अब एग्जांपल से समझ। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लो दो बॉल है, एक का मास ज्यादा है, एक का मास कम है। मैंने दोनों बॉल्स को फेंक दिया, तो जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके इनर्शियल मास की वजह से। उसका मास ज्यादा है तो वो ज्यादा दूर तक जा रही है, उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा है। मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है। एक हल्की ऑब्जेक्ट है, पेज है, कागज है, मैंने उसको फेंका, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता। लेकिन एक आयरन का पीस लेके मैं उसको फेंकूं तो वो ज्यादा दूर तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा है मतलब उसके चलते रहने की प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो इनर्शियल मास क्या होता है? इनर्शियल मास किसी ऑब्जेक्ट का ऐसा मास होता है जो उसके इनर्शिया को डिटरमाइन करता है, जो कि उसके इनर्शिया को बताता है। मास कम है तो इनर्शिया कम, मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा। तो इनर्शियल मास को कैसे एक्सप्लेन करोगे? इनर्शियल मास, इट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच डिटरमाइंस द इनर्शिया
of any object, which determines the inertia of any object. Okay, फॉर्मूला क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो मास है इसके अंदर इनर्शियल मास है। इनर्शियल मास का फॉर्मूला हो गया F अपॉन A। यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, आपने फोर्स लगाया मान लो 10 न्यूटन का, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। समझना, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो मास कितना है 10। दूसरा मास होता है, ये तो हो गया इनर्शियल मास। दूसरा ग्रेविटेशनल मास, जिससे आप बहुत ज्यादा परिचित हैं, वो है ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास क्या होता है? ग्रेविटेशनल मास क्या है? ये ग्रेविटेशनल मास जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटरमाइन करता है। कैसे? F इक्वल टू होता है mg। यहां पे m क्या है? स्मॉल m ग्रेविटेशनल मास है। मैं m सबस्क्रिप्ट में g लगा रहा हूं, फिर मल्टीप्लाई g का कर रहा हूं, m into g। क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है m into g के बराबर। तो ग्रेविटेशनल मास क्या है? It is defined as the gravitational pull per unit acceleration, per unit gravitational acceleration। ऐसे इसको डिफाइन नहीं करेंगे, मैंने यहाँ फॉर्मूला की हेल्प से बता दिया है आपको। देखिए, जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है, तो उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, तो उस पे अर्थ ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। मतलब ये जो मास है, ये ग्रेविटेशनल पुल को डिटरमाइन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटरमाइन करता है। मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, मास ज्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। तो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हिच डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? F अपॉन G। किस केस में ये दोनों मास बराबर हो सकते हैं? ये दोनों मास बराबर हो सकते हैं अगर G और A की वैल्यू बराबर हो जाए। जिस ऑब्जेक्ट को आप चला रहे थे पहले, यहां इनर्शियल मास देखने के लिए जिस ऑब्जेक्ट को आपने चलाया था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप एक्सेलरेशन G के बराबर ला देते हैं, ग्रेविटी उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है लीनियर एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को खींच रही है। अगर ये वाला एक्सेलरेशन इस वाले एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में दोनों मास बराबर हो सकते हैं। ओके, तो इनर्शियल मास क्या डिटरमाइन करता है? ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को। इनर्शिया मतलब चलते रहने की प्रॉपर्टी को। मास कम है तो वो कम दूर चलेगी, क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। तो मास कम तो इनर्शिया कम। ओके, तो मास इनर्शिया को डिटरमाइन करता है। ये क्या है? ग्रेविटेशनल मास। ये क्या डिटरमाइन करता है? ग्रेविटेशनल मास ग्रेविटेशनल फोर्स को डिटरमाइन करता है। किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। तो मास क्या डिटरमाइन कर रहा है? ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो ये इनर्शियल मास, ये ग्रेविटेशनल मास। इसको किससे डिटरमाइन करते हैं? इस मास को डिटरमाइन करने के लिए इनर्शियल बैलेंस होती है, उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है डीपली। इनर्शियल बैलेंस, क्योंकि बैलेंस इसको अभी जो बैलेंस होते हैं उनको अभी पढ़ना हमारा टास्क नहीं है। इस वाले मास को डिटरमाइन करते हैं इनर्शियल बैलेंस से, और इस वाले मास को डिटरमाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फिजिकल बैलेंस से। फिजिकल बैलेंस आपकी फिजिक्स लैब के अंदर आपने देखी होगी। एक कांच के एक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर बंद रहते हैं तराजू टाइप के दो स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे। लैब के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। कांच के अंदर इसलिए बंद किया जाता है ताकि वैक्यूम क्रिएट हो सके, एयर का कोई फर्क उस पे ना पड़े जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं। तो फिजिकल बैलेंस या फिर स्प्रिंग बैलेंस से भी ग्रेविटेशनल मास को कैलकुलेट किया जा सकता है। स्प्रिंग बैलेंस से भी ग्रेविटेशनल मास को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये दो तरीके के मास हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा।